हेलो। लगता है तुम्हारी आवाज कुछ खराब है। तुम्हारी आवाज में इतना नीचा सुर, ये नहीं हो सकता। सुनील, क्या हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझी। आज कोई नया मजाक सूझा है। मजाक ही तो हो गया है हमारा रिश्ता। घिनौना मजाक कर रहे हैं लोग हमारे रिश्ते के साथ। खेल बना लिया लोगों ने इस रिश्ते को। टेबल टेनिस बॉल की तरह से जो जैसा चाहता है वैसा ही उछाल देता है। क्या हुआ सुनील? किसी ने हमारे रिश्ते का कोई मजाक उड़ाया है? सुनील प्लीज मुझे जल्दी बताओ। देखो रितु, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं किसी को भी ये इजाजत नहीं दूंगा कि हमारे रिश्ते के साथ खिलवाड़ करे। लेकिन हुआ क्या है, मुझे भी तो पता चले। हुआ क्या? आपके रेस्पेक्टेड फादर मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा ने यह घोषणा कर दी है कि वो हमारी शादी का प्रोग्राम खारिज करते हैं। उन्होंने हमारी शादी के खिलाफ तलवार उठा ली है। पापा ने? लेकिन क्यों? वो इसलिए कि मेरे घर पहुंच गए और हो गई मेरे पापा और आपके पापा के बीच बहस। मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा ने मेरे पापा के ऊपर कुछ कीचड़ उछाले, फिर मेरे पापा ने मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा के ऊपर आरोप लगाए। नतीजा ये हुआ कि आपके पापा हमारी शादी के खिलाफ हो गए और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि मैं सुनील वर्मा रितु से शादी नहीं कर सकता। मैं उनके इस फैसले की बिल्कुल परवाह नहीं करूंगी। मैं जानता हूँ। सुनील, जानते हो तो इतने परेशान क्यों हो? परेशान मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे अपने ताल्लुकात उनसे तोड़ने पड़े, उनसे बहस करनी पड़ी, उन्हें जवाब देना पड़ा। और ये तो ये रिश्ता इतना पुराना था, इतने उतार चढ़ाव के दौर से गुजर चुका था कि इसे तोड़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे कि अपने जिस्म के किसी हिस्से को काट कर अलग फेंक रहा हूँ। मुझे वाकई इतना ही दर्द महसूस हो रहा है। हेलो सुनील। हाय आंटी। क्या बात है भाई, तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ओफो, अपनी परेशानी की वजह मुझे बताओ। पापा ने मेरी और सुनील की शादी कैंसिल कर दी है। क्या? हाँ, जब सुनील के पेरेंट्स को मेरे पास के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया। लेकिन इस बात का सुनील पर कोई असर नहीं पड़ा। अब पापा को पता चला तो वो शायद उनसे बहस करने चले गए। झगड़ा हुआ और आकर सुनील से ये कह देते हैं कि सुनील मेरे से शादी नहीं कर सकता। तू फिक्र मत कर, तुम दोनों की ये उम्र नहीं कि तुम पर कोई अपना फैसला थोपे। अगर तुम दोनों इस बात से राजी हो तो तुम्हें किसी की फिक्र नहीं करनी चाहिए। आप कैसे सोच सकती हैं ऐसा? क्यों नहीं सोच सकती? और आज के बाद मैं तुम्हें रितु का पति मानती हूँ। देखो सुनील, तुम्हारे उम्र के बच्चे वैसे भी अपने माँ बाप को इतना हक नहीं देते कि वो उनके फैसले ले सके। ये हमारी खुशकिस्मती है कि तुम दोनों ने मुझे और महेंद्र को ये हक दिया है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तुम लोग हमारी बात को सुने। सुनो, तुम दोनों की शादी होकर रहेगी और मैं देखती हूँ कौन रोकता है उसे। मिस्टर शाह, त्यागी की धमकी को आप गिदड़बब की मत समझिएगा। आप इंडिया में काफी वर्षों बाद आए हैं। त्यागी का जन्म की दुनिया में अपना एक अलग रौब और दबदबा है। ये आदमी जो कहता है ना कर दिखाता है, सरफिरा आदमी है ये। मानता हूं वकील साहब के आप जैसे लोग बरसों से त्यागी के रौब का तजुर्बा करते आए हैं। उसके दबदबे के तले दबते रहे आप लोग, लेकिन ऐसी बातें मुझ पर असर नहीं करती हैं। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा वकील साहब के त्यागी जैसे लोगों की मैं यहां से इज्जत करता हूं। खालिस आदमी है ये त्यागी। इसकी ऋषभ से दोस्ती खालिस है। इसकी आवाज में एक सच्चे जज्बे की खनक सुनाई पड़ती है और ऐसे लोगों से दोस्ती करना मुझे अच्छा लगता है और दुश्मनी करना बहुत अच्छा लगता है। त्यागी जैसे दुश्मन से दुश्मनी का बहुत कम तजुर्बा हुआ है मुझे वकील साहब। मिस्टर शाह, वैसे देखा जाए तो हमारा त्यागी के साथ कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं। वैसे भी हमने इसे हमारे शतरंज का एक महज मोहरा बना के छोड़ा है, जिस पर वो ऐतराज अभी भी जाहिर करके गया। इसीलिए तो सही सलामत लौट गया, वरना अगर मेरा कोई जाति दुश्मन होता और ऊंचे स्वर में इतनी सी बात कह जाता तो सलामत वापस नहीं लौटता। इसका करना क्या है?
वकील साहब, हम त्यागी का शिकार नहीं, उसकी सवारी करेंगे। सवारी? सवारी। शेर है ये त्यागी, और शेर की सवारी का बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। लेकिन उससे पहले हम इसके दांत और इसके नाखूनों की धार को कम करेंगे ताकि ये नुकसानदायक साबित ना हो सके। और जिस दिन त्यागी जरूरत से ज्यादा बावला हो गया तो बस हम शेर की सवारी को छोड़कर उसकी खाल को अपने घर की दीवार पर लगाएंगे या फिर कालीन बनाकर अपने पांवों तले बिछा देंगे। सर, जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं सर। इस दौरान बहुत कुछ हुआ है करण। अब तुम किस चीज के लिए माफी मांग रहे हो समझ में नहीं आ रहा। सर, आपकी मदद से मैंने पब्लिकेशन हाउस खोलने की हिम्मत की थी। सब प्लान्स चौपट हो गए। आपको भी बुरा तो लगा होगा कि पब्लिकेशन हाउस की वजह से मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को नुकसान उठाना पड़ा। बुरा? हाँ, मुझे बुरा बहुत लगा है, लेकिन इस बात का कारण कि कभी कभी तुम मेरे इतने करीब आ जाते हो कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे अपने हो, और कभी कभी इतनी दूर चले जाते हो कि पराये से लगने लगते हो, अनजान हो जाते हो। ऐसे में मुझे तो यही लगता है कि तुम मुझे सिर्फ मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन समझते हो। नहीं सब, आई एम सॉरी सर, मैं आजकल बहुत ही उल्टी सीधी हरकतें कर रहा हूँ। आई मीन नहीं, मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है, और उस एक्चुअली गोदाम में लगी उस आग ने मेरा सब जोश खत्म कर दिया सर। इतनी जल्दी हार मान ली? सर, वो इसीलिए महसूस होता है कि इस पब्लिकेशन हाउस के सभी लोग खिलाफ थे सिवाय आपके। आपकी मदद से मैंने इस पब्लिकेशन हाउस को खोला था, और मैंने ये तय कर लिया था कि जितने भी लोग इसके खिलाफ हैं उन सबको मैं साबित करके रख दूंगा कि इस पब्लिकेशन हाउस पे एक ना एक दिन मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को नाश होगा। हाँ करण, इस तरह के हादसे बिजनेस में हुआ करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस कदर मायूस हो जाओ। ये बिजनेस नहीं था मेरे लिए सर, ये सिर्फ एक कारोबार नहीं था। जज्बात जुड़े हुए थे इसमें। मैंने सोचा था कि एक तोहफा दूंगा अपने पिताजी को, और कोई बहुत ही घिनौना खेल खेल गया सर। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसने क्या कर दिया है। सर, मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी बात पर किसी को यकीन हो। किसकी बात कर रहे हो? मेरे ख्याल से इस आग के पीछे ऋषभ का हाथ था। What? लेकिन करण, that's impossible. आपके चेहरे पर भी ताजुब की वही लकीरें देख रहा हूं जो रंजना देवी के चेहरे पर देखी। ऋषभ ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। ऋषभ ही इस पब्लिकेशन हाउस के सबसे ज्यादा खिलाफ था सर। मैं जानता हूं करण, लेकिन मैं इस बात पे कभी यकीन नहीं करूंगा। खैर, जिसने भी आग लगाई हो, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि पुलिस उसे एक दिन जरूर पकड़ लेगी। लगाई नहीं है आग से, लगवाई गई है। अच्छा करण, एक बात बताओ, कोई अच्छा सा वकील, लॉयर सजेस्ट कर सकते हो? क्यों? नीतू के केस के लिए। नीतू का केस तो सुनील लड़ रहा है सर। लड़ रहा था, अब नहीं। क्या हुआ? मैंने सुनील को अपनी दुनिया से बेदखल कर दिया है, हमेशा के लिए। सर, आई थॉट कि रितु और सुनील शादी करने वाले हैं। वो शादी नहीं होगी। मैंने उन दोनों की शादी तोड़ दी है। अब तो मुझे ऐसा वकील सजेस्ट करो जो इस केस की सेंसिटिविटी को अच्छी तरह से समझता हो, महसूस करता हो। एक्सक्यूज मी सर। कम इन मिस्टर बंसल। हेलो करण साहब। सर, एक बहुत ही काबिल वकील का नाम मैं बताऊं? कौन? नहीं डॉक्टर, आपने हॉस्पिटल की बात की थी ना, तो मैं घबरा गई।
टेम्परेचर 9900 के आसपास है। ओके, थैंक यू। रानी, गुड मॉर्निंग। मैं तुमको गुड मॉर्निंग कैसे कहूँ? तुमने तो सारी रात जाग जाग कर गुजारी है। अच्छा मिस्टर रॉनी, आप तो घोड़े बेचकर सो रहे थे, तो आपको क्या पता कि मैं जागी थी या सोई थी? घोड़े बेचकर मैं पूरे 11 साल के बाद सोया हूँ, पहली बार। ये तुम्हारे आसपास होने का नतीजा था। मेरी रात को जब भी आधी चौथाई आंख खुलती ना, मैं तुम्हें सामने पाता, मेरे माथे की पट्टियां बदलते हुए। तुम्हारा बुखार उतर गया है, दिल को इत्मीनान हो गया। मैं तो शुक्रिया करता हूँ इस बुखार का कि इतने बरसों बाद मेरी जिंदगी में एक ऐसी रात तो लाया। जानती हो श्वेता, तुम आई तो ये बुखार डर के भाग गया, वरना मेरे ऊपर तो हर छोटी सी चीज भी हावी हो जाती है। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, चाय नहीं, तुम बैठो बैठो। अच्छा, जानती हो, तुम्हारे डॉक्टर मुखर्जी की दवाई में ना जरूर एक नींद की गोली थी, जिसने मुझे सोने पे मजबूर कर दिया। वरना मैं और पिछली रात सोकर गवाता। श्वेतलाना, तुम कल रात को आई ना, तो मेरी हिम्मत बन गई। तुम्हें याद है शादी के बाद मुझे भी मलेरिया का एक अटैक हुआ था, काफी बुरी हालत हुई थी। तुमने उस वक्त दिन रात कैसे मेरा ख्याल रखा। तुम भूल क्यों नहीं जाती ये सब बातें? यही तो प्रॉब्लम है, मैं भूल नहीं पाती हूँ। याद करके भी क्या फायदा? अपने आज या आने वाले कल से घबराकर जब मैं उनकी तरफ पीठ कर लेती हूँ, तो ऐसे तमाम लम्हे याद करके दिल को तसल्ली होती है कि जिंदगी में ऐसे जीने लायक लम्हे आए भी थे। रॉनी, हमने भले ही एक दूसरे के साथ 1000 बार बुरा किया हो, लेकिन मुझे तुम्हारी एक एक अच्छाई भी याद है। श्वेता, बुखार चढ़ा तो रात के अंधेरे में, लेकिन उतरा उजाला करते हुए, मेरी किस्मत संवारते हुए। रात भर जागकर जो इस घर में रात गुजारी, तो यहाँ बिताए बीते पल याद आ गए। तुम्हें याद है रॉनी, मैं कैसे रोती हुई आई थी तुम्हें अपने पापा की डेथ की खबर देने। उस वक्त मेरे दुख से ज्यादा मुझ पर खौफ सवार था कि घर कैसे चलेगा, हमारे खर्च उठाने वाला चला गया है। तुम्हें याद है तुमने मुझे कैसे संभाला था उस वक्त, और फिर तुमने मेरे पूरे घर को भी संभाला था। मुझे सब कुछ याद है। मुझे भी याद है श्वेतलाना, क्या दिन थे वो श्वेतलाना। दिन भी संवरे हुए और रातें भी सजी हुई। ऐसे लगता था कि हमारे घर में इंद्रधनुष के सारे रंग समा गए हैं। लेकिन फिर एक एक करके सब रंग बदरंग होते चले गए। श्वेतलाना, तुम मेरी बेवकूफियों को कभी माफ कर सकोगी? अगर तुम मेरी मजबूरियों को माफ कर पाए तो। माफ किया श्वेतलाना,
माफ किया। रानी, मैं चलती हूँ। श्वेता, इस बार कितने साल का वनवास देकर जा रही हो? सिर्फ 24 घंटे का। और सुनो, रामायण के वक्त फोन नहीं हुआ करते थे, हमारे दौर में है, तो हम रात को भी फोन पर बात कर लेंगे। ओके? मैं आई कम इन सर? शुक्र है सुनील, तुम्हारी दुनिया के नक्शे में अभी भी रास्ता खिंचा हुआ है, वरना हमारी पिछली मुलाकात का जो मिजाज था उससे तो मुझे लगा था कि तुम कभी यहाँ नहीं आओगे। होश में ना आता तो शायद इस तरफ कभी नहीं आता। वैसे एक नाथ, मैंने वकालत की डिग्री इन्हीं रास्तों का हवाला देकर ली थी। मैं ऐसे दूं? ये रास्ते मेरी मंजिल, मेरे मकसद हुआ करते थे। हाँ, अब मुझे कोई ताजुब नहीं होगा अगरचे आपके ये मंजिल, ये मकसद, ये रास्ते बदल गए हों तो। अरे भाई, वक्त के मुताबिक अगर आप बदल जाएं तो फिर आपकी हस्ती क्या भला है? यानी कि वक्त आप पर हावी होगी। आपके शख्सियत की तारीफ तब है जब आप वक्त को अपने मुताबिक ढाल लें। तुमसे एक बात पूछूं एकनाथ? महेंद्र मल्होत्रा के वकील होने के नाते नहीं। ओके। मैं एक दोस्त होने के नाते तुमसे पूछता हूं, अगर मान लो कि तुम्हारी शादी मल्होत्रा खानदान में होने वाली होती तो सॉरी, लेकिन मान लो अगर होने वाली होती तो तुम मल्होत्रा फैमिली का साथ देते या मजदूरों का? सुनील, दुनिया का कोई भी रिश्ता मेरे और मजदूरों के बीच हरगिज नहीं आ सकता। यानी आप इतने महान हैं जितना मैं कभी नहीं हो सकता। क्या मतलब है? मतलब ये कि भाई, मैं और तुम दोस्त भी हुआ करते थे। जब कभी तुम जिंदगी में किसी नाजुक दौर से गुजरते थे तो मेरे घर के दरवाजे पर आकर खड़े होकर खटखटाना शुरू कर देते थे। लेकिन जब मैं खुद अपने ज़िंदगी में गलत रास्तों में उलझ गया या अपने ज़िंदगी को गलत मायने देकर बेमानी बना दिया, तुमने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोका क्यों नहीं? शायद इसलिए सुनील कि मुझे तुम्हारी समझ पर शुरू से ही पूरा भरोसा रहा है। अरे भाई, अक्ल पे पत्थर भी तो पड़ सकते हैं। अरे जो कि पड़ गया था और जिसका सबूत मैंने तब दिया था जब मैंने मजदूरों का केस लेने से इनकार कर दिया था। इनकार तो कर दिया था, लेकिन ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रही थी। तो ये मैं आज खुद यहाँ चल कर आया हूँ उनके केस की जिम्मेदारी लेने के लिए। इफ यू परमिट मी। सुनील, तुम? हाँ, मैं ये सुनील वर्मा महेंद्र मल्होत्रा के खिलाफ मजदूरों की तरफ से केस लड़ेगा। सुनील, मजदूरों की जिंदगी बन जाएगी, लेकिन एक दोस्त होने के नाते मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारी जाती जिंदगी बदशक्ल हो जाएगी। मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा के साथ मेरी जाती जिंदगी का कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे लिए वो एक सरफिरा इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसे मैं जेल भिजवा कर रहूंगा। तुम क्यों कह रहे हो? इसकी वजह मैं फिर कहीं बताऊंगा तुम्हें। फिलहाल मैं तुम्हारी मदद चाहता हूं मजदूरों के केस की धार को तेज करने में। सुनील, तुम विश्वास नहीं करोगे कि तुम्हारे मुंह से इतने दिनों बाद तुम्हारी अपनी भाषा सुनते हो मुझे कितना अच्छा लग रहा है। माय मदर टंग। लेकिन एक नाथ, इसी मकसद ने मेरे वजूद को जन्म दिया था और शायद आज जहां जिस जगह मैं बैठा हूं इन्हीं गलियों के लिए मैंने जन्म लिया था। तो आप मुझे बताइए एक नाथ साहब कि क्या मैं वो केस फिर से ले सकता हूं? प्लीज, मतलब मैं आपसे दरखास्त करूं। वफा मोहब्बत
अच्छा